हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पीएससी का एग्ज़ाम पेपर 1 जो कि आज की मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है 9:30 बजे से। इसकी क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुकी है और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर की हम आपको दे रहे हैं और रेगुलरली पूरे पेपर के आपको अभी के अभी दे देंगे 10-15 मिनट में। सो अभी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके सामने जो पेपर का सॉल्यूशन है वो है सेट ए का। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मेमोरी बेस्ड आए थे और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो आइए देखते हैं कि इसके आंसर जो थे वो कौन कौन से थे और आप अपने अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर सेट ए में ये था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, जो कि ये लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2019 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने शुरू किया था जनवरी 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 20 से 30% पोल्यूशन जो है वो रिडक्ट कर देंगे बाय 2024। सेकेंड क्वेश्चन जो था वो था द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुरानास। सो श्री पर्वतीय बोला जाता है जो पर्वतों पे रहने वाले हों। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इक्ष्वाकु। थर्ड क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली। तो ये किया था आपका अलग कमेटी ने और जो कि 1979 ईयर में हुआ था, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग मिशन। और पूरा नाम जो था इस पर्सन का जो कि इस कमेटी का हेड था दैट वाज वाई.के. अलग। सो नेक्स्ट the official agronomy during Mauryan age was related with which of the following field। तो इसमें बेसिकली जो टाउन ऑफिशियल्स होते थे उनको एग्रोनॉमी बुलाया जाता था और ये इनका बेसिक जो काम था वो था रिवेन्यू मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ही मेमोरी बेस्ड और बेसिक क्वेश्चन था। इसका आंसर है सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि बाकी के 3 जो है वो आपके HDI के कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका वो 2 लिस्ट आपकी मैच करनी थी, जिसमें लिस्ट 1 में आपको महाजनपदास दिया गया था और सेकंड लिस्ट में आपको कैपिटल्स दिए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। इसमें जो मत्स्य महाजनपद है उसकी कैपिटल है विराटनगर, कुरु की है आपकी इंद्रप्रस्थ, सुरसेना की है आपकी मथुरा और असमक की है आपकी पाटन, जो कि पोटान जो कि आपका साउथ इंडिया में लगता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन वाला हो जाएगा। अपनी अपनी आंसर शीट में आप मैच कर। क्वेश्चन था आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय। तो इसका आइडिया दिया गया था ऑस्कर लुइस के द्वारा। 8th क्वेश्चन था आपका गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो इसमें जो असर्शन था वो था आपका कि वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसर्स। इसका जो इन्होंने रीजन दिया था हिंदी में अगर कहें तो इन्होंने कहा था कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और इसका कारण जो इन्होंने बताया था वो बताया था कि द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। हिंदी में अगर कहें तो ये था कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। इसका आंसर ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज एनसीईआरटी में से उठाया गया है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ही एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको एज इट इज मिल गया था। उसका आंसर है ड्यूरिंग द मिड 80s डिकेड ऑफ 12th century द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एट लार्ज, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सच इम्पोर्टेंट। सो इसमें जो था वो था पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस वक्त में नहीं था, क्योंकि 1980s का जो दौर था वो बड़ा मुश्किल का दौर था और उसमें काफ़ी जो है नेगेटिव चीज़ें आपकी डिस्कस हुई थी।
इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में है आपका कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो वो था राजनीति और विकास। बाकी सारी की सारी चीजों पर जो है वो डिस्कशन हुआ था। सो 10वां क्वेश्चन जो आपका है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। यानी निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो थे वीएस वाकनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी स्कीम में मतलब कितनी सिटीज आपकी इन्वॉल्व हुई हैं? तो वो है 12 सिटी। इसमें 13 सिटी की लिस्ट यूपी वालों ने भेजी थी, यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन 12 सिटी ही इसमें फाइनलाइज हुई। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर कमिंग अप शॉर्टली। थैंक यू। Consider the following statement and select the correct answer using the codes given below. तो अब इसने आपको इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय ह्यूनसांग, अबू जैद, अल मसूदी एंड अल बरूनी एंड द पिलग्रिमेज टू सांबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। तो ये जो दो स्टेटमेंट है इनमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें मैं अल मसूदी का कनेक्शन यहाँ पे नहीं ढूंढ पाई। बाकी के जो 3 हैं उन लोगों ने जरूर मेंशन किया है सन टेम्पल ऑफ मुल्तान। सेकेंड जो है उसमें पिलग्रिमेज टू सांबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। तो सांबापुर तो नहीं लेकिन संबलपुर जरूर है, ठीक है। तो इसमें मुझे जो है थोड़ा कनेक्शन नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से जो इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो नीदर 1 नोर 2 इज करेक्ट। बाकी कोई और कैंडिडेट है जिसको इसके आंसर में बहुत ज्यादा श्योरिटी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 14th का डी होना चाहिए ना। क्वेश्चन जो है वो है आपका अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये पूछ रहे हैं कि किसने सेटअप किया था। इन्होंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको मालूम है कि इसके नाम में इनोवेशन है, यानी कि कुछ इनोवेट करवाना चाह रहे हैं ये इंडिया के यूथ से। तो इनोवेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने तो ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है बेसिकली। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वालों ने भी नहीं किया होगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले साइंस एंड टेक वाली बात करते हैं, वो यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीजों की बात नहीं करते हैं। तो ये जो सेटअप था ये सेटअप किया था आपका नीति आयोग ने। उन्होंने क्यों सेटअप किया था? दे सेटेड इट अप टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इसका एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी है जो है aim.gov.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो इसका कंफर्म हो गया आपको नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन समिट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1919। यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि NM जोशी और जोसेफ बाप्तिस्ता में कंफ्यूजन है, ये है वो है। मैं कंफर्म हूँ इसमें NM जोशी जी ही गए थे। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया जो था वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में एक फाउंडर मेंबर था। आपको मतलब जब शुरू किया गया था तब एक फाउंडर मेंबर था इसमें इंडिया। और इंडिया केवल एक ऐसा कंट्री था जो तब इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था और भी शामिल था। और इसी वजह से जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि आप इंडिया को कैसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ब्रिटिश के अंडर आता है। तो एक तरह से ब्रिटेन जो है वो अलग से भी आ रहा है और इंडिया ब्रिटिश लोगों के अंडर मतलब है, गुलामियां है, तो वो भी आ रहे हैं। तो इनका कहना ब्रिटेन की यहाँ पे 2-2 वोट पड़ रही हैं, तो हम इंडिया को नहीं लेना चाहते, बट स्टिल इंडिया को कंसीडर किया गया था। फाउंडेशन में कंसीडर किया गया था, एक फाउंडर मेंबर बन के उभरा था वहां पे, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा NM जोशी, ठीक है। जो NM जोशी लगा के आए हैं आप खुश हो जाइए क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th
क्वेश्चन वो है कि द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड in 1962 which set the tone for an environment movement in the world was written by, इसका आंसर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो फेमस बुक भी है, इसको बहुत पूछा जाता है, ये आपकी रचेल कार्सन। सो ये आपका 27 सितंबर 1962 में पब्लिश हुआ था। नाउ 18th क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, बोथ 1 and 2। द वन कार्नेटिक वार was ended and war was ended and the English got back Madras। उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है which one among the following is not covered under the integrated child development program। तो चूंकि ये परियोजना बाल विकास परियोजना है तो यहाँ पे बालकों से रिलेटेड ही चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो इसमें जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है यानी पूरक पोषण, इम्यूनाइजेशन यानी कि ऑब्वियस सी बात है टीकाकरण, आप जानते हैं आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम चल रहा है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो इसमें नहीं होगा वो है फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग का बाल विकास परियोजना से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका एक अलग ही डिपार्टमेंट है पूरा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि फैमिली प्लानिंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि इसमें भी आपको दो लिस्ट मैच करनी है, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था। तो इसका आंसर आपका आएगा डी। इंडियन आर्म एक्ट जो था वो 1878 में था, रॉयल टाइटल एक्ट जो था 1876 में था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में था, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में था। जो 21st क्वेश्चन है उसको भी आपको देखना है, उसका आंसर है आपका डी। इसको आप इसमें 4312 यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन से रिलेटेड है, 3 लेटर वैदिक सोसाइटी जो है वो एग्रेरियन है, और ऋग्वेदा सोसाइटी जो है वो आपकी पेस्टरल से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, वो है इसमें जो है ना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 1975 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कि ये लोग 1975 में कहाँ से आ गए। बट क्वेश्चन फिर भी आपको पूछा गया है कि हु हैड मर्ज सिक्किम इन इंडिया। तो इसका आंसर आपका डलहौजी हो सकता है, और उसका रीज़न ये है कि जो बाकी के जो 3 हैं वो डलहौजी से पहले के गवर्नर मतलब जो पोस्ट है उन्होंने होल्ड की थी, लेकिन डलहौजी इनमें सबसे बाद वाला है। और दूसरा, डलहौजी ने जो है ना वो ट्रेड शुरू करने की कोशिश की थी, ट्रेड का लिंक उसने शुरू किया था, तो इसीलिए इसमें डलहौजी का नाम आ सकता है। लेकिन सिक्किम का भारत में विलय में डलहौजी का एज सच हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कहीं नाम आता नहीं है, बट आई गेस सो इसका अगर होगा तो इसी उसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका था कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकेम मिलियन सिटीज एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर। कौन से ईयर में हुई थी? तो इसका आंसर आपका आएगा 1971 एंड 1981। ठीक है, इसका आप चाहे तो ऑफिशियली एक थीसिस है शोध गंगा पे, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। 24th क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने इसका आंसर मदन मोहन मालवीय बता के बहुत फेमस कर दिया है, बहुत ही फेमस से कोई यूट्यूब चैनल है उन्होंने, लेकिन इसका मदन मोहन मालवीय आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इसमें कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल। तो सेकेंड राउंड टेबल में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। सेकेंड राउंड टेबल आपकी 7 सितंबर 1931 को हुई थी। गांधी जी ने वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, सरोजनी नायडू जी ने वहाँ पे इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्याम दास बिरला और इस तरह से और भी काफी सारे लोग थे जो उनके साथ वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए गए थे। इस पर्टिकुलर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कुछ डिमांड्स भी रखी थी। उन्होंने उसमें कहा था कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के लिए एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, सेंटर में भी और इनके राज्यों में भी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अकेली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है।
तीसरा उन्होंने कहा था कि जो अनटचेबल्स हैं भारत में, जो अनटचेबल्स हैं वो हिंदूज हैं, और उन्होंने कहा था कि आप उनको जो है एक माइनॉरिटी की तरह ट्रीट मत कीजिए, डोंट ट्रीट देम एज ए माइनॉरिटी। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी थी वो थी कि देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट और स्पेशल सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज। लेकिन उनकी इस डिमांड को, इन सारी डिमांड्स को नहीं माना गया, और इस जो क्यों बाकी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए थे वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल में, उन्होंने इन सारी चीज़ों के मतलब खिलाफत में वो उतर आए, और फाइनली इनके गांधी जी के जितनी भी ये डिमांड्स थी उनको नहीं माना गया फाइनली। बट ये कुछ डिमांड्स थी, तो इसका इस तरीके से इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी इसका, कि कहाँ से आप इसका आंसर कंफर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं डिटेल में लेकर के आती हूँ आपके लिए। थैंक्स अ लॉट।